होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और एक राहत की बात है कि संभवतः जुलाई के एंड में या जुलाई के बाद आप लोग का क्लास अब खुलने जा रहा है, तो तब तक आप जिस तरह से ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ें। तो पिछले वीडियो में लेक्चर 5 में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को डाला था। आज उससे रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले मैं सॉल्यूशन दे दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो सॉल्यूशन देख लेंगे सबसे पहले आप लोग। सो गाइस, पिछले कई वीडियो में जो बच्चे का कमेंट आया उस बच्चे का भी मैं नोमेनक्लेट करता हूं और स्पेशली मैं उसको थैंक्स बोलता हूं। तो उसका भी नाम देख लेंगे। कुछ इस प्रकार से उसका भी लिस्ट है। मैं एक एक का तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन उन सभी का मैं लिस्ट दे सकता हूं। तो देख लेंगे, मैं उसका भी लिस्ट जारी करता हूं। लुक एट। सो गाइस, आज के नए टॉपिक पर हम लेकर आपको चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, विलेयता, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझा जाए। हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। इस ग्लास में हम पानी लेने के बाद उसमें सॉलिड को भी डालते हैं, वैसा सॉलिड डालेंगे जो डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। लिक्विड को भी डालेंगे, वैसा लिक्विड डालेंगे जो उसमें घुल जाए। गैस को भी डालेंगे तो वैसा गैस डालेंगे जो कि ग्लास के पानी में आराम से घुल जाए। तो आप लेक्चर 2 का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा विलियम के कितने प्रकार बताए थे फिजिकल फेज के आधार पर। 3 प्रकार, और वो तीनों का 3 प्रकार था, यानी 9 प्रकार से बताए थे आप लोगों को, जिसमें लिक्विड सबसे इंपॉर्टेंट था। मैं वहां पर भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं। तो लिक्विड के भी 3 टाइप होंगे ना, लिक्विड सॉलिड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस होगा। तो यहां पर आपको पढ़ना किसको है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड का ये टाइप था। दूसरा टाइप था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा था आपको लिक्विड गैस सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ये सभी के सभी सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट को हम ये सपोज करते हैं, और ये सभी के सभी बी था, जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर और 3 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर पढ़ना और 3 नंबर पढ़ना। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरा नंबर क्या है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। तो ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है, सिस्टमैटिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर को लेके चलूंगा, उसके बाद 3rd नंबर लेके चलूंगा। बीच वाला लिक्विड लिक्विड का इसमें जरूरत नहीं है, कहीं कहीं मिलेगा तो उसको हम बताएंगे। लेकिन इस चैप्टर में सबसे मस्ट भी इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉलिड और लिक्विड गैस। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है उसमें आपको सबसे ज्यादा ये वाला मिलेगा, लिक्विड गैस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। अब हमने आपको बता दिया, गिलास के पानी में ठोस को भी घोल सकते हैं, द्रव को भी घोल सकते हैं और गैस को भी घोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हम विलेयता के बारे में बताते हैं। 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी को डालें और आराम से उसको हिलाएं, पूरा का पूरा चीनी घुल गया होगा। दूसरा चम्मच डालें, फिर उसको मिलाएं, फिर घुल गया होगा। तीसरा चम्मच डालें, कुछ घुला होगा, कुछ नहीं घुलेगा। चौथा चम्मच डालें, अब वो बिल्कुल घुलना बंद कर दिया। 5वां चम्मच भी चीनी डालें और भी घुलना बंद कर दिया। अब जो चीनी बचा वो उसको यदि घुलाना है तो हम क्या करेंगे, आराम से सुनिए और समझिए। उसको यदि हम हीट करते हैं तो बचा वो भी चीनी आराम से क्या होता है, घुल जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 केस है। पहला ऐसा केस था जिसमें कि चीनी आराम से घुल गया था। दूसरा ऐसा केस था चीनी घुलने के बाद कुछ पार्टिकल्स चीनी का बच गया था पहली पे। तीसरा ऐसा केस था कि उसको गर्म किया तो वो आराम से डिसॉल्व हो गया, घुल गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपको समझाना विलेयता के बारे में। निश्चित ताप पर विलायक में विलेय के अणु
यदि समान रूप से घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है, याद रहेगा ना, संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, राइट? आप इसको याद रखोगे। संतृप्त विलयन जो बनेगा तो विलायक में विलय की विलेयता बोलेंगे। अब विलेयता का दूसरा नाम घुलनशीलता भी है, घुलनशीलता। विलेयता का दूसरा नाम घुलनशीलता, दोनों का इंग्लिश सॉल्युबिलिटी होगा, आप इसको याद रखना। हमने विलेयता के बारे में बताया, फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। किसी विलयन के विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घुलने पर यदि संतृप्त विलयन का निर्माण करेगा तो वह विलायक की विलय में विलेयता कहलाएगा। किसमें? विलायक में विलय की विलेयता कहलाएगा। कितना वो घुल रहा है और घुलने के बाद सेचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। सेचुरेटेड विलयन अब है क्या? निश्चित ताप पर यदि विलायक में विलय के पूरे अणु घुल चुके हैं, एक भी कण उसमें नहीं बचा है, तो वैसे विलयन को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? अब हम यहां से चलते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, यहां से चलते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको शायद पता होगा ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहां पर कैसा विलयन लेंगे जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा, वैसा आप सॉल्यूशन को लेंगे। तो लुक एट, का नाम हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोसों की द्रव में विलेयता, राइट ना? यानी कि यहां पर अब आपको केयर करना है, किसकी सॉल्युबिलिटी निकालना है? सॉलिड का, किसमें? लिक्विड में। यानी कि अब हम द्रव लेंगे और उसमें जो घुलेगा वो ठोस रहेगा। ठीक है, तो इसका एक फंडा होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका मतलब होता है समान 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 घुलता है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समान समान को घुलता है। अब इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखा जाए हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को लेते हैं, यानी ठोसों की द्रव में विलेयता को लेते हैं। तो इसको याद रखना मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, यानी कि ये पोलर होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट की बात करें तो वो भी पोलर होगा। दोनों जैसे ऐड होगा देन सॉल्यूशन बनेगा। तो ये दोनों आराम से एक दूसरे में घुल जाता है। पोलर पोलर आराम से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है और वो सॉल्यूशन बना लेता है। दूसरा, यदि नॉन पोलर सॉल्यूट लेते हैं, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये दोनों भी जुटेगा, तो ये सॉल्यूशन आराम से तैयार करेगा। लेकिन याद रहे, यदि ये ए पोर्शन सॉल्वेंट है और ये पोर्शन बी सॉल्यूट है, लेकिन याद रहे ये इधर से इधर जाएगा तो कम डिसॉल्व होगा, ये इधर से इधर जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट होता है डिसॉल्व होने में। यानी कि बी आपका पोलर होगा, ए नॉन पोलर होगा, तो याद रखेंगे बहुत बहुत कम डिसॉल्व होता है, यानी हम उसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा। यदि ए पोलर होगा और बी नॉन पोलर होगा तो ये सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ये तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो गैस समझ में आ गया होगा किस तरह से लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग्स यहाँ पर निकलता है। यदि इतना आपको याद रहेगा तो याद रखेंगे ये पूरा लेक्चर का क्वेश्चन जो लास्ट में देंगे वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसको आगे लेकर के पोलर पोलर और नॉन पोलर कौन कौन है और कैसे कैसे होगा, राइट ना? इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। इसका जो पहला नंबर होता है वो होता है solubility of covalent solid।
सहसंयोजित ठोस की विलेयता के बारे में आपको अभी बताएंगे। ओके, तो कोवेलेंट सॉलिड जो होगा इस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होगा। किस पर होगा? समान समान को बोलता, लाइक डिसॉल्व लाइक को। अब इसमें आपको वही फंडा अपनाना, पोलर सॉल्वेंट होगा, विलायक भी पोलर होगा और विलय भी क्या होगा? पोलर होगा। ये दोनों पोलर का मतलब आगे हम आपको बता रहे हैं, जो भी कंपाउंड टूटने के बाद इनिशियल प्लस और माइनस चार्ज को फॉर्मेट करता है। जो भी कंपाउंड टूटने के बाद इनिशियल प्लस और माइनस का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं, ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं। यानी कि विलायक भी ध्रुवीय होगा और विलय भी ध्रुवीय होगा, तो ये दोनों आराम से सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन विलायक अध्रुवीय हो और विलय भी अध्रुवीय हो, ये दोनों जुटेगा आराम से सॉल्यूशन होगा। लेकिन विलायक यदि ध्रुवीय हो और विलय अध्रुवीय हो तब ये सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। फिर दूसरा, विलय यदि ध्रुवीय हो और विलायक यदि अध्रुवीय हो तो फिर ये दोनों के मिलने से विलयन आपका तैयार नहीं होगा। इसी के बेस पर हम इसको लेके चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अब इसको मैं बात करूं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, तो वही दोनों कैटेगरी आएगा यहां पर। क्या क्या आएगा? पोलर सॉल्यूट होगा प्लस पोलर सॉल्वेंट होगा। यानी कि विलय भी ध्रुवीय होगा, विलय भी ध्रुवीय होगा और ये विलायक भी आपका क्या होगा? ध्रुवीय होगा। समझ में आ रहा है? यानी दोनों टूटेगा तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इसको ही मैं बात करूं, समान समान को डिसॉल्व करता कैसे करेगा? सपोज दैट हम NaCl लेते हैं, इसको डिसॉल्व कराते किस में? H2O में। आपको तो पता है Na आराम से प्लस में से होता है और Cl किस में? माइनस में। यदि ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं H2O में, तो H प्लस होता है, OH क्या होता है? माइनस होता है। तो ये आराम से दोनों ऐड होकर के क्या बना लेगा? सॉल्यूशन बना लेगा। समझ में आ रहा? ये पोलर पोलर किस तरह से बन रहा है? प्लस माइनस, इनिशियल प्लस इनिशियल माइनस आराम से बन जाता है, ये कंप्लीट प्लस माइनस, यानी कंपाउंड में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आराम से सॉल्यूशन का तैयार करता है। दूसरा इसी के आधार पर हो जाएगा KCl प्लस H2O, ये भी आराम से सॉल्यूशन तैयार कर लेगा। इसमें एक सॉलिड फॉर्म होगा HCl जो सॉलिड होगा, H2O ये भी आपका सॉल्यूशन कर लेगा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं ये सब का सब आपको पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है। इस तरह से ये आपको देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन का तैयार कर लिया और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड को शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट होगा प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये दोनों यदि होगा तो याद रखेंगे ये आराम से सॉल्यूशन बना लेगा, विलयन बना लेगा। ठीक है, अब नॉन पोलर जो होता है वो ध्रुवीय है, अध्रुवीय विलय होगा और ये अध्रुवीय विलायक होगा। ये दोनों जुटेगा तो आराम से ये सॉल्यूशन तैयार कर लेगा, विलयन को आराम से बना लेगा। इसका बहुत इजी होता है बनाना, बट एक दूसरे को क्रॉस करते देख रहे हैं डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होने के कारण ये सॉल्यूशन तैयार नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं अध्रुवीय विलय होगा और अध्रुवीय विलायक होगा, दोनों नॉन पोलर होगा। तो आराम सपोज दैट बेंजीन को आप देख लेंगे, बेंजीन में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, नहीं जैसे कि नेप्थलीन को बेंजीन में जोड़ेंगे, ये भी नॉन पोलर है नेप्थलीन, बेंजीन में नेप्थलीन, ये भी नॉन पोलर है नेप्थलीन और बेंजीन भी नॉन पोलर है, आराम से इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दूसरा एंथ्रेसीन देखेंगे, एंथ्रेसीन और बेंजीन को ऐड करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सॉल्यूशन बनेगा, ये भी सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड ये दो बात पर डिपेंड करती है। ठीक है,
पहला तो पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। देन ये आराम से सॉल्यूशन को तैयार कर लेगा, ठीक है। सो गाइस एग्जांपल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल आप सबका नोट करते जाएंगे मेरे साथ और इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस जो बोर्ड पर लिखा हुआ उसको एकदम हमेशा नोट करते जाएंगे। तो आप नोट करेंगे, फिर मैं आगे इसको देखता हूं कौन कौन से सिर्फ और कारक बचे हुए हैं जो डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा इसका H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंधन सेकेंड इसका पॉइंट होता है, ठीक है। पहला था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट है जो बनाते हैं, शॉर्ट आउट में आप याद रखना, सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसको शॉर्टकट में फोन बोलते हैं। फोन आराम से H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये सभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो भी H2O में H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा वो सब का सब डिसॉल्व होगा, सॉलिड याद रखेंगे, वो सब का सब सॉलिड इसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। जैसे ग्लूकोज को देख लेंगे, सुक्रोज को देख लेंगे, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे ऐसे हैं जो H बॉन्ड बना करके ऐसे सॉलिड होंगे, जो H बॉन्ड बनाएंगे तो वो H2 में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जांपल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो गाइस पहला पॉइंट था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, दूसरा पॉइंट था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसमें आपको दिखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान समान को घुलता, पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, एग्जांपल आपको दिखा दिए। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी के सभी आराम से H2O में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ फैक्टर है इसको जो इफेक्टिव करता है, सॉलिड तो डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करेगा। तो कुछ ऐसे कारक है जिसको हम लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगला टॉपिक राइट करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, राइट नाउ। सो गाइस आगे आप लोगों को चलते हैं फैक्टर्स फॉर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक होगा इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी ये सॉलिड होगा, एंड सॉल्वेंट ये क्या होगा आपका लिक्विड, दोनों को याद रखेंगे कौन किस स्टेप में होगा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, किस तरह से आपको ये समझना है। दो ग्लास हम लेते हैं और दोनों ग्लास में अलग अलग पानी लेते हैं। यदि दोनों ग्लास में अलग अलग पानी लिए हैं, एक में आपको करना क्या है, चॉकलेट का पाउडर रखना है, ठीक है, चॉकलेट का पाउडर रखना है, एक में चॉकलेट को रखना है। ये चॉकलेट आ गया और ये चॉकलेट का पाउडर हो गया, और आप लोगों से अब क्वेश्चन किया जाएगा और उसका जवाब आप लोगों को देना है। हमने दोनों को पानी में डाला तो आपको बताना ये दोनों में पहले कौन घुलेगा, चॉकलेट या चॉकलेट का पाउडर। तो आपका करेक्ट जवाब है चॉकलेट का पाउडर इस पानी में पहले घुल जाएगा, लेकिन चॉकलेट लेट घुलेगा। इसका मतलब इसके लैटिस की जो एनर्जी है काफी ज्यादा हाई है और इसके लैटिस की एनर्जी अब टूट नहीं पा रही है, जिसके वजह से ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके लैटिस की एनर्जी क्या बहुत वीक है, आराम से ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो आपको याद रखना है लैटिस यानी जालक, और जालक को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इस लैटिस की एनर्जी काफी वीक है, ये आराम से यानी इसका छोटा छोटा जो लैटिस होगा वो टूट जाएगा, इससे भी छोटा छोटा टुकड़ा में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको टूटने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी लैटिस एनर्जी काफी आगे, तो यानी लो की अपेक्षा हाई एनर्जी वाला की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है।
समझ में आ गया होगा। यानी कि जिसके लैटिस की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी विलेयता कम होती है, जिसके लैटिस की एनर्जी कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। सो गाइस समझ गए होंगे। तो आगे आप लोग को अब लेकर चलते हैं समझाने के लिए। इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल, इसमें हम वाटर लिए, इसमें हम मिल्क लिए, दोनों माना चाहिए। पहले में दोनों में क्या था, दोनों में वाटर था, ठीक है, और बट दोनों का जो सेम टू सेम सोल्यूट था उसको फिर हमने अलग अलग लिया। इस बार हमने ये दोनों को अलग लिया, सॉल्वेंट को अलग लिया, सोल्यूट सेम टू सेम लगे। अब क्या करते हैं, इसमें भी हम चॉकलेट का पाउडर डालते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं, चॉकलेट का पाउडर डालते हैं। दोनों में सेम टू सेम सोल्यूट को डाले हैं। इसमें भी वही सोल्यूट है जो इसमें सोल्यूट दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये दोनों को यदि हम डिसॉल्व करते हैं तो पहले कौन सॉल्यूशन होगा, वाटर या चॉकलेट पाउडर का या मिल्क चॉकलेट पाउडर का। तो आपका जवाब होगा वाटर और चॉकलेट पाउडर बहुत स्पीड से डिसॉल्व होगा, किसके अपेक्षा, मिल्क और चॉकलेट पाउडर की अपेक्षा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अलग अलग सॉल्वेंट और सोल्यूट होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, राइट ना। अब देखिए ऊपर में हम सेम टू सेम वाटर लिए थे, चॉकलेट लिया, चॉकलेट का पाउडर लिया, बिले अलग कर दिए, इसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो गई। इसमें देखते हैं हम सेम टू सेम दोनों साइड वाटर लिए, सॉरी इसमें सेम टू सेम दोनों साइड हम चॉकलेट का पाउडर लिए, विलायक को बदल दिए यानी सॉल्वेंट को बदल दिए। इसमें सॉल्यूट को सेम टू सेम लिए, सॉल्वेंट को डिफरेंट कर दिए, यानी इसमें वाटर ले लिए, इसमें मिल्क ले लिए विलायक। अब विलायक के रूप में चॉकलेट का पाउडर, विलायक के रूप में चॉकलेट का पाउडर, ये स्पीड से घुलेगा, ये कम स्पीड से घुलेगा। इसका मतलब ये हुआ विलय यदि सेम टू सेम हो, विलायक अलग हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी फिर अलग होती है। अब इसमें यदि विलायक सेम टू सेम हो, विलय यदि अलग अलग हो, इसकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है। सो गाइस समझ गए होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये आपका VVI है, इसको आप गौर से समझिएगा। ताप, टेम्परेचर। अब ये ताप जो होगा दो टाइप से डिपेंडेंट करता है। पहला जो था वो ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है ऊष्माशोषी, इनोथर्मिक। सो गाइस कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो खुद ऊष्मा को, हीट को रिलीज करता है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, आपको हम थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसा बताए हुए हैं। और इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यदि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होगी तो डेल्टा H की भी वैल्यू निगेटिव होगी। एंट्रोपी के बारे में बहुत आसान शब्दों में आपको बता चुके हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। और इसमें भी जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी डेल्टा H डेल्टा S पे डिपेंड करता है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में बताते हैं, किस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्टिव होती है। अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, जैसे हम NaCl लिए और पानी में डाले, फिर NaCl लिए पानी में डाले, तो क्या हुआ ना कि NaCl घुल गया, और भी घुलना, आपको ज्यादा मात्रा में घुलना, और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो बचा हुआ भी NaCl है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब NaCl क्या किया, NaCl हीट को एब्जॉर्ब किया। अब मेरे पास यदि बात करूं 10 जूल है और 2 जूल कहीं से आया तो आपको बताना टोटल कितना हुआ, 12 जूल, यानी प्लस हुआ, बढ़ा। तो प्लस हुआ तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी, और ऊष्माशोषी होगी डेल्टा H का वैल्यू बढ़ेगा, डेल्टा H का भी वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब एंडोथर्मिक होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा, यदि ऊष्माशोषी इनोथर्मिक होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं,
फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर आपको बताया है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पता है। अब इसको हम दोनों केस में समझते हैं क्या होता है। डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव होगी तो याद रखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हमेशा याद रखना। तो अब यहां पर देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जितना निगेटिव होगी इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब मैं इसको क्लियर करूं होगा कैसे। सपोज दैट डेल्टा एच यदि इनोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस हो रहा है ना। अब दूसरा देखते हैं, दोनों को हम फिक्स कर देते हैं, डेल्टा एच को भी फिक्स करते हैं, डेल्टा एच को भी फिक्स करते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस को भी हमने फिक्स कर दिया, इस प्लस को भी हमने फिक्स कर दिया। अब इसको हम बढ़ा रहे हैं, किसको, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कैलकुलेट करने के बाद ये प्लस कम हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जी का वैल्यू माइनस आएगा। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ये सब ऐसे कंपाउंड है जो हीट को एब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब ये हीट यदि इसमें बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दूसरा आप देखेंगे यदि इसके डेल्टा जी की मैं बात करूं तो इसमें डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको थर्मोकेमिस्ट्री में हम ये बता चुके हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर निगेटिव कभी आ ही नहीं सकती है। कहिएगा क्यों, तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर डेल्टा एच देखिए निगेटिव है, इसको हमने फिक्स कर दिया। फिर देखेंगे डेल्टा एस ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस को हमने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव में चेंज करना, तो हो जाएगा डेल्टा एच माइनस प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं डेल्टा जी के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और ये माइनस है, याद रखिएगा डेल्टा एच इसका माइनस ही है, इसका प्लस था, है ना। अब इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको भी हमने फिक्स कर दिया, बढ़ा किसको है, टेम्परेचर को बढ़ा, तो कौन सा टर्म बढ़ रहा है भाई मेरे, पॉजिटिव टर्म मेरा बढ़ रहा है। पॉजिटिव टर्म यदि बढ़ रहा है तो ये मानते हैं निगेटिव है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव यदि डेल्टा जी हो गया तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अरे यार इस तो यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे Na2CO3 N2H2O, ये जब पानी में जाता है तो ऑलरेडी ये हीट को रिलीज कर रहा है, यानी ये खुद से उष्मा को निकाल रहा है। अब यदि ऊपर से उष्मा हम देंगे तो यार ये तो उड़ेगा, यानी ये निकलेगा, ये रहेगा नहीं, टिकेगा, निकलेगा तो सॉल्युबिलिटी तो घट गई ना। दूसरा आप देखेंगे Li2CO3, ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जैसे पानी में इसको डालेंगे ये भी क्या करेगा, खुद टूटेगा तो उष्मा रिलीज करेगा, यानी उष्मा खुद ये रिलीज करा, उत्पन्न करा, तो इसको उष्मा का जरूरत ही नहीं है। यदि एक्स्ट्रा उष्मा इसमें डालते हैं, हीट डालते हैं, तो ये तो वेपर बन के निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। डेल्टा जी का मान यदि पॉजिटिव होगा तो याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, डेल्टा जी का वैल्यू यदि निगेटिव आएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एग्जांपल से देख लेंगे NaCl KCl ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा देख लेंगे टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो Na2CO3 × 2H2O Li2CO3 ये ऑलरेडी हीट को रिलीज करती है, तो सॉल्यूशन में और हीट डालेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगी ये सब, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो गाइस समझ में आ गया होगा। तीसरा जो टर्म है वो है प्रेशर, दाब जिसको बोलते हैं। तो दाब के लिए सॉलिड वाला जो सॉल्यूट होगा उसमें बहुत ही कम इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, यानी वो कंप्रेस होगा ही नहीं। यदि प्रेशर भी डालेंगे तो ऑलरेडी आप सॉलिड के प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, बहुत ही कम कंप्रेस होता है। तो हम यदि प्रेशर भी डालेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंप्रेस बहुत कम यानी नहीं होगा, तो यानी कि उस पर प्रेशर यदि डालेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी में बहुत कम यानी कुछ भी इफेक्ट देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये तीन उसका स्टेप है जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को। सो गाइस समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डालेंगे। दूसरा जो आपको बताएंगे पार्ट 2 में, उसमें हम लेंगे विलयन में गैस को लेंगे,
बिलियन किसको लेंगे? गैस को लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस आपको अभी जितना पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं और आपको बनाना है। ओके राइट। सो गाइस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे और HW पूरा हमेशा करो। कुछ करना हो, सिलेबस को सही से पूरा करना हो तो मेरे साथ चलो और समय के साथ सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है ना। और HW तो बनाते हुए जाओ तभी क्लियर कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ड्रामा और बहाना करते हैं, तो ऑलरेडी वो ड्रामा और बहाना में ही छुपे रह जाएंगे। और जो बच्चे को नहीं पता है कि YouTube पर क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट है संतोष सर का, आप लोग उसको मैसेज करो। मैं लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। यदि वो नहीं जान रहा है या वो एफोर्ट नहीं कर सकता है कि हम खर्च करके पैसा को पढ़े, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर हमसे पढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी इस नोटिस को फैलाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो यहाँ पर पढ़े, ठीक है। बाद बाकी आपको हम जो ग्रुप में PDF डालते हैं उसको भी नोट करते हुए अब से जाना, ठीक है। मैं पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, मेरा कोशिश रहेगा पर डे अब एक वीडियो डालने का, कम से कम एक वीडियो। यदि समय हुआ तो हम 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। और कमीशन वाले बच्चे भी याद रखेंगे, जिसके घर में कमीशन वाले होंगे या उससे लो वाले होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे काम किया जा रहा है, ग्लोरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस पर सभी कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप HW को बनाएंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।